मेरे पापा की लाइफ का पर्पस था। मेरे पापा को पैसे क्यों कमाने थे? क्योंकि एक अच्छी लाइफ चाहिए थी, अपने बच्चों को अच्छी लाइफ देनी थी ना। क्या आज मैंने आपको वो देखा कि मेरी तरफ घूर के देखो। मैंने आपको बोला मेरी तरफ घूर के देखो। क्या मैं उस नाकामयाब इंसान की बच्ची दिख रही हूँ आपको? No. मैंने तो गले में कान में कुछ सोना भी नहीं पहन रखा हुआ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। फिर भी मेरे हालात देख के आप बता सकते हो कि कुछ तो चेंज हुआ है। ये जो लड़की आपके सामने खड़ी हुई है, ये कामयाब फादर की बच्ची है। ये आप मुझे देख के ही बता सकते हो। गले में कुछ भी नहीं डाला है मैंने, एक नंबर का सोना नहीं पहनती मैं, मेरी माँ भी नहीं से पहनती। पर देख के ही आप पता लगा लेते हो कि इसके पास क्या हुआ ऐसा? इतने सारे कार्टून आए, इतने सारे कार्टूनों ने पागलों की बात की, पागलों से बेवकूफ नहीं बनना, पागलों की बात की, सब कुछ सारी बात कर ली। पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया अभी तक। आपको अभी तक समझ में नहीं आया आरसीएम क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, कैसा करते हैं, क्या होता है आरसीएम में, आपको संता समझ में आया। बट मैं आई हूँ नवादा में और मेरी मन की बात बताने आई हूँ, और मन की बात के लिए ये नहीं चाहिए। मेरी मन की बात बताऊंगी ना तो उसके लिए टाइम नहीं चाहिए। उसके लिए आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ये आरसीएम की बच्ची अंजलि कोठारी जो आपके सामने खड़ी हुई है, 26 साल की खुद है, 25 साल का आरसीएम है। मैं आरसीएम 25 साल का। डे 1 से मैंने मेरे पापा को जब भी कुछ करते हुए देखा, आरसीएम करते हुए देखा। पापा तो आरसीएम में सब डे 1 से मेरे पापा है। मेरे पापा को कितने लोगों ने मना किया होगा आरसीएम नहीं करने के लिए? कितने लोगों ने बोला होगा अरे मुकेश जी आरसीएम मत करो, आरसीएम डूब जाएगा। 25 साल बाद ये लड़की खड़ी होती है यहाँ पे, अगर डूब जाता। ब्रिटिश शासन के समय जब पूरा इंडिया ब्रिटिशर्स के काबू में था, तो एक बुढ़े से अंकल थे। बुढ़े अंकल जो ऐनक लगाते थे, एक डांडी पकड़ते थे, डांडी पकड़ के जोर जोर से चलते थे। उस समय जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तब वो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे, फर्स्ट क्लास एसी डब्बे में। उस समय अमीर बाप की औलाद, उस समय एसी फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करते थे। पर फिर क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में जब वो ट्रैवल कर रहे थे फर्स्ट क्लास डब्बे में, एक अंग्रेज ने आया, धक्का लगाया, बोला बाहर निकलो, तुम इंडियन हमारी जूती के नीचे रहेगा, तुम हमारे साथ थोड़ी ना बैठ सकते हो। उसी गांधी जी ने उस दिन से दिमाग से ऐसे दिल में ठान लिया था कि तुमने मुझे मेरे गाड़ी के डब्बे से बाहर निकाला, मैं तुमको तुम्हारे देश से बाहर निकाल दूंगा। ठान लिया गांधी जी ने ऐसा। गांधी जी ने ठान लिया। एक इंसान ने उससे पूछा, अरे भाई गांधी जी, ब्रिटिशर्स के पास तो बड़ी बड़ी तोपें, बड़ी बड़ी गने, पिस्तौलें हैं, आप क्या करोगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, एक लाठी लेके चलते हो सिर्फ, आप क्या बिगाड़ लोगे अंग्रेजों का? अरे भाई अंग्रेजों को हराने के लिए तो बड़ी बड़ी तोपें चाहिए ना, जैसे उनके पास है। तो गांधी जी ने बोला नहीं है जरूरत, मैं रोज एक गुलाब का फूल जाके आपके पास सामने रख दूंगा और बोलूंगा छोड़ो अंग्रेजों, इंडिया छोड़ो, आज नहीं मारोगे तो वापस से चले जाऊंगा, बोलूंगा छोड़ो ना, आज नहीं तो कल तो कभी ना कभी तो समझ में आएगा कि छोड़ो ना। नतीजा क्या हुआ? छोड़ दिया ना।
उस समय गांधी जी को कितने लोगों ने गालियां दी होगी, सोचो। अबे पागल, लाठी लेके डांडी मार्च करके अंग्रेजों को बाहर निकाला जाता है, पर निकाल दिया। और आपके साथ भी जब आप आरसीएम करते हो तो यही होता है। दुनिया की फितरत है, दुनिया आपको कोई भी काम करने से मना इसलिए करती है क्योंकि उनको पता ही नहीं है ऐसा होता है। गांधी जी के जमाने में किसी को पता नहीं था कि लाठी मार्च, डांडी मार्च करके लोगों को बाहर निकाला जा सकता है। सुनीता विलियम पहली महिला जो अंतरिक्ष में पहुंच गई। जिस जमाने में महिलाओं को बाहर निकलना अलाउड नहीं था, उस जमाने में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में पहुंच गई, अर्थ से ही बाहर। राइट ब्रदर्स का नाम सुना है आप लोगों ने? yes. उस समय जब रेलगाड़ी चलती थी तब किसी भैया ने बोला मैं तो इंसान को हवा में उड़ाऊंगा। भोगबाग ने बोला अरे पागल गधे, इंसान हवा में उड़ सकता है, पर क्या नहीं उड़ रहा है इंसान आज हवा में? उड़ रहा है। मेरे मम्मी पापा 1998 में मेरे मम्मी पापा की लव मैरिज हुई थी। उस समय जब लव मैरिज कॉमन नहीं थी, लव मैरिजेस होती क्या है राजस्थान में, वो भी उस समय मेरे मम्मी पापा ने लव मैरिज की। क्या लोगों ने मम्मी पापा को नहीं रोका होगा? मत करो। पर आज हमारे घर पे हालात कुछ ऐसे हैं कि जिसको शादी करनी करो, क्योंकि देख ली ना कि लव मैरिजेस चलती है, होते हुए देख लिया। किसी के मन में अभी गुदगुदी चल रही कि हाँ लव मैरिज के बारे में बोल रहे हैं। आपके घर की व्यथा है भाई, मैं आपके घर के बीच में नहीं आ रही, मैं तो मेरे घर की बता रही हूँ। क्यों उस जमाने में लव मैरिज नहीं समझते थे लोग बाग? क्योंकि किसी ने चलते हुए देखी ही नहीं, किसी ने कोई सक्सेसफुल लव मैरिज देखी ही नहीं, तो लोगों ने बोला ये टूटेगी। और जब चल गई तो आज चल रही है, चल गई तो चल रही है। लोग बाग आपको तब भी किसी काम के लिए मना करते हैं या फिर रोकते हैं जब उनको पता ही नहीं ऐसा भी कुछ होता है या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। मुझे अच्छे से याद है, मेरे पापा जब आरसीएम में काम करना चालू हुए थे, मैं 5-6 साल की हुई थी, जब मेरे अंदर थोड़ी सी समझ आ गई थी आरसीएम की, मैं मेरे पापा को इतना मना करती थी आरसीएम करने से। क्यों? क्योंकि मेरे स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते थे। मुझे लोग थे, मुझे बोलते थे ए तेरे पापा आरसीएम करते हैं, तेरे पापा आरसीएम करते हैं। ठान लिया था जिंदगी में आरसीएम की वजह से इतनी बेशर्म करते हैं ना मेरे को लोग बाग, मैं जिंदगी में कभी भी आरसीएम नहीं करूंगी। और आज किस मंच पे खड़ी हुई? मैं क्यों मना करती थी मेरे पापा को आरसीएम करने से? अंजलि कोठारी 5 साल की बच्ची में समझ आ गई थी कि आरसीएम नहीं करना। 17 साल तक मेरे पापा की किसी भी मीटिंग में नहीं गई मैं, किसी भी मीटिंग में। मेरे पापा का काम, जिनका काम ही लोगों को मोटिवेट करना है, जिनका काम ही लोगों को बताना है कि आरसीएम करो, आरसीएम में ये होता है वो होता है, और उनके घर पे सबसे डीमोटिवेटर फैक्टर कौन? अंजलि कोठारी। 17 साल तक हमारे घर पे, राम रतन जी आपको बताती हूँ, हमारे में बहुत शर्म आती है अब मेरे को बोलते हुए, पर हमारे घर पे जब मैं छोटी थी, जब मैं आरसीएम में नहीं आई थी, करीब 3-4 साल पहले की बात कर रही हूँ, आरसीएम में हमेशा सिखाया जाता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए, आरसीएम का 100% प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। जिनके पापा का काम ही आरसीएम का है उनके घर पे, क्योंकि डीमोटिवेटर फैक्टर मैं थी, हमारे घर पे मेरे पापा नहीं चाहते थे ऐसे बाहर के प्रोडक्ट्स आए। तो बाहर के प्रोडक्ट्स इतने आते थे, बहुत बाहर के प्रोडक्ट्स आते थे, क्योंकि नफरत थी ना मुझे आरसीएम से, बहुत बाहर के प्रोडक्ट्स आते थे। और आज की अंजलि में जमीन आसमान का फर्क है। एक इंसान चार्ज हो गया घर में तो अब आरसीएम के प्रोडक्ट्स के अलावा और कोई प्रोडक्ट्स आते ही नहीं है। एक इंसान। मैं मेरे पापा को पता है क्यों मना करती थी? क्योंकि पापा तो पापा, आपके सामने मुकेश कोठारी, घर पे थोड़ी ना मुकेश कोठारी। घर पे मुकेश कोठारी क्या, घर पे तो मेरे पापा। वो तो पापा ज्यादा दिमाग खराब मत करो मेरा।
मेरा दिमाग मत खराब करो। या आरसीएम वारसीएम अपने बाहर रख के आया करो, ये आरसीएम घर पे मत लाया करो। दिन चढ़े रात चढ़े सब आरसीएम का जोश, लोग बाग आ जाते हैं, जय आरसीएम, लोगों चलो जय आरसीएम जय आरसीएम। एक कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक बार मैं छोटी बच्ची थी, मैं 8th ग्रेड में थी, किस समय थी पता नहीं मुझे, पर उस समय क्या हुआ था, सैटरडे संडे क्योंकि आरसीएम की मीटिंग होती है, मेरी छुट्टी थी तो मैं घर पे बैठी हुई थी। पापा ने लोगों को घर पे आने का टाइम दिया था सुबह 8 बजे। आरसीएम के लोग इतने जुनूनी थे, सुबह 7:30 बजे हमारे घर पे आ गए और नाच रहे जय आरसीएम जय आरसीएम। मैंने बोला यार दिमाग खराब हो गया इस आरसीएम के माहौल में, क्या आरसीएम के लोग इतने जोशीले कहाँ से ला रहे हैं जोश, इतना क्या कर रहे हैं इस जोश का ये इतना। क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता था आरसीएम, क्योंकि मैंने देखा नहीं, 17 साल तक मैंने मेरे आंखों से देखा नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैंने देखा नहीं तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, और देख लिया तो आज कहाँ हूँ, कहाँ हूँ, आरसीएम में। आप में से जितने भी लोग अभी थोड़ा सा भी मजा ले रहे हैं ना, थोड़ा सा भी मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रहे हैं ना, आपके मन में जाके पिछलेगी मेरी बात, क्योंकि आप सब की जगह मैं हुआ करती थी, आप सबकी जगह। एक दिन आएगा वो समय जब अंजलि कोठारी को आप बोलोगे मेरे को तरस होता है, मेरे को बहुत गंदा लगता है कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी को पहले क्यों नहीं दिया। आज आपके हाथ में मेरे मन की बात कितना आपको चाहिए, कितनी आप लेना चाहते हो, या आपके हाथ में। मैं तो देने आई हूँ, मैं तो आई हूँ ना राजस्थान से चल के आपके लिए। yes. अब आपके हाथ में है कितना लेना है, क्योंकि इस गुड़िया को आपके सामने जो लड़की खड़ी हुई ना, ये आपसे बहुत छोटी है, पर दावे के साथ कह सकती हूँ जितना आरसीएम मैंने देखा है उतना किसी भी नहीं देखा है आपको। आरसीएम करने की समझ, आरसीएम कैसे करते हैं, आरसीएम में कैसे लोगों को लाते हैं, कैसे प्रोडक्ट होते हैं, कैसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, इन सारी चीज़ों की समझ आपको है मेरे से ज़्यादा। जिंदगी में हर चीज़ की जरूरत आपको जो नॉलेज है वो मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि आप सब लोग मेरे से एज में बड़े हैं। मैं बस इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि देखा मैंने ज़्यादा है आरसीएम आप लोगों से। बता रही थी ना मैं बता रही थी ना 25 साल का आरसीएम, 26 साल की मैं। आज उसकी पावर की बात करने आई हूँ। इस पावर की वजह से, इस आरसीएम की वजह से मेरे पापा को बहुत रोका लोगों ने, बहुत रोका, इतना रोका कि मेरे पापा के पीछे लोग बाग हंसते थे कभी कभार, हे वो आरसीएम वाला जा रहा है देखो, क्योंकि लोगों ने कभी देखा नहीं। जब आप देखते नहीं हो तो आपको भरोसा नहीं होता है आप कहाँ जा रहे हो। हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती, कितनी? 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां कौन कौन सी होती है मेरे को बताओ? आँख, नाक, कान, जबान और त्वचा। ये 5 इंद्रियां जब साथ में काम करती है ना, तो एक इंसान बहुत शक्तिशाली ह्यूमन बीइंग बन जाता है। पर इन 5 इंद्रियों में से सबसे ज्यादा भरोसा हमको किस इंद्रिय के ऊपर पता होता है? ज्यादा आँख। जब हम हमारी आंखों के सामने कुछ होते हुए देख लेते हैं तो दिल में तसल्ली होती है, हमको पता होता है कि हम सही जगह। जैसे अगर आपके पर्स से इन्होंने चोरी कर ली अभी और इन्होंने देख लिया आपके पर्स से चोरी की, और पुलिस आई कि चोरी तो इसने नहीं की, चोरी तो उसने की, तो आपको कभी भरोसा ही नहीं होगा, क्योंकि आपने आंखों से देखा है कि किसने चोरी की। फिर पुलिस कुछ भी बोले तो पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं हो। आपको यहाँ पे पता है इस माहौल में क्यों बैठाया गया है? आंखों से देखने के लिए। आंखों से देखने के लिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की आपके बीच में है जिसकी 1 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी थी, वो आज आरसीएम कर रही है। मैं जो भी बोलूं आधी बातें तो आपको समझ में ही नहीं आएगी। सामने वाला जब भी आप जिसको समझाने जाते हो ना आरसीएम के बारे में, सामने वाले को आधी समय तो समझ में नहीं आता ये इंसान बोल क्यों रहा है, क्या बोल रहा है।
आरसीएम क्या, फलाना क्या, स्लैब क्या, ढिमकाना क्या, प्रोडक्ट क्या, उसको वो समझ में नहीं आता। उसको तो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। वो सिर्फ बैठ के आपका कॉन्फिडेंस देखता है कि इसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि जो ये काम कर रहा है वो कितना सही है, कितना खराब है। सामने वाला सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखता है। इस आरसीएम की वजह से आपके सामने जो अंजलि कोठारी यहाँ पे खड़ी हुई है, क्या क्या नहीं दिया आरसीएम ने उसे, क्या क्या नहीं। मैं अभी अपनी बात आपके सामने बीच में रखूंगी, आपके बीच में रखूंगी, और आप बहुत सारी चीज़ें सुनोगे, और अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप मेरे अंदर नोटिस कर रहे होंगे। उनमें से एक चीज़ क्या है कि मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 7वीं कक्षा में मुझे मेरे मम्मी पापा ने बाहर पढ़ने भेज दिया। बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा इंजीनियरिंग के लिए। बिट्स पिलानी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने भेज दिया। पढ़ने भेजा तो ऐसी जगह भेजा जहाँ पे रोटी सब्जी भी चाकू छुरी से खाते थे। अब जहाँ पे खाने का तरीका ही इतना अंग्रेज, वहाँ पे बोलने का तरीका अंग्रेजी नहीं होगा, होगा ना। तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरी मातृभाषा जो हिंदी है उसी से मेरा टच छूट गया। पर फिर भी अगर आपको लग रहा है, जैसे इन भैया को लग रहा है कि नहीं अच्छी है, तो इसका मतलब आपकी भी हिंदी खराब है। क्योंकि मुझे तो पता है मेरी हिंदी खराब है। अभी आरसीएम के माहौल में आते आते मैं समझी हूँ, सीख रही हूँ। आजकल ऐसे भारी भारी शब्द यूज करती हूँ, अभियान। मैंने सोचा भी नहीं था कभी अभियान शब्द बोलूंगी, पर आजकल बोलती हूँ। माहौल का पावर। आप जिस माहौल में होते हो उस माहौल में ढल जाते, आप अपने आप ढल जाते। मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, मैंने आपको बताया, बोर्डिंग स्कूल में मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ने लिखने भेज दिया। फिर जब मैं आई 12th ग्रेड खत्म करके आई, मुझे भेज दिया मेरे मम्मी पापा ने न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पे? अमेरिका में पढ़ने भेज दिया मेरे को। मेरे मम्मी पापा ने अमेरिका पढ़ने भेज दिया। मेरे घर में मैं पहली लड़की थी जो घर से बाहर, इंडिया से बाहर निकल के पढ़ाई कर रही थी। मेरे घर में मैं पहली लड़की थी जो इंडिया से बाहर निकल के पढ़ाई कर रही थी। ब्रेकिंग द पैटर्न। क्या बोला मैंने? ब्रेकिंग द पैटर्न। ये क्यों नहीं चल रहा है? ऑन ही है। कोई बात नहीं, नहीं चल रहा है तो रहने दो। ओके ओके। ब्रेकिंग द पैटर्न, दूसरों से हटकर काम। लोग बाग आपकी बात इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि उनको पता नहीं है आप क्या करने जा रहे हैं। वो बोलेंगे खाना खाने से पैसा आता है, खरीदने से पैसा आता है। अबे गधे, ऐसा होता है क्या कभी? कौन आपको लाठी मार के बाहर नहीं निकालेगा? फिर निकालेंगे ही ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा होते हुए देखा ही नहीं। और मैंने भी मेरे घर पे ऐसा कभी देखा ही नहीं था कि कोई लड़की देश से बाहर चली गई पढ़ने के लिए। अब तक हमारे घर में लड़कियां बाहर निकली थी राजस्थान से पढ़ने के लिए, या फिर थोड़ा सा कहीं बाहर चली गई पढ़ने के लिए, और देश से बाहर पढ़ने के लिए पहली लड़की और पहला बच्चा हमारे घर से कोई देश से बाहर निकले के लिए निकला तो वो मैं निकली। आरसीएम ने सिर्फ आर्थिक रूप से हमको आज़ाद नहीं किया, आरसीएम ने हमको यहाँ से भी आज़ाद किया। यहाँ से मैं उस राजस्थान की लड़की हूँ जहाँ पे महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देते। मैं उस राजस्थान की लड़की हूँ जहाँ पे महिलाओं को पल्लू में रखते हैं, चेहरा दिखाने नहीं देते। उस राजस्थान की लड़की आज नवादा पहुँच गई है अकेले, और उस राजस्थान की लड़की न्यूयॉर्क चली गई पढ़ने। पढ़ गई, चली गई न्यूयॉर्क पढ़ने। अब आप मेरे को बताओ, जो लड़की यूएस चली गई पढ़ने, वो कभी आरसीएम में आके, नवादा आके स्पीच देने का काम करेगी? आरसीएम प्रमोशन का काम करेगी? खुद अपने मन से पूछो ना यार। हाथ है आपके पास, है ना? पूछो, इधर हाथ रखो, इधर हाथ रखो, बता, पूछो। ये सारे जवाब जानता है, आपका मन सारे जवाब जानता है, इसको पता रहता है। पूछो इस मन से जरा, अगर ये लड़की न्यूयॉर्क पढ़ के आई है तो ये कभी आरसीएम करेगी क्या?
हमारे यहाँ पे तो 50,000 सैलरी कमाने वाले भी आरसीएम नहीं करते कभी कभार। बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्यों करूँ आरसीएम? गवर्नमेंट जॉब। मैंने सुना अभी इलेक्शन आ रहे हैं आपके, आएगी गवर्नमेंट, आएगी आपके पास, बोलेगी हमें वोट दो, हम तुम्हें रोजगार दे देंगे, हमें वोट दो, इतनी जॉब दे देंगे। घंटा कोई जॉब है ही नहीं देने के लिए। जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई ना न्यूयॉर्क में, मैंने सोचा, मैंने ठान रखा हुआ था दिमाग में कि पापा का काम नहीं करना है, ठान रखा हुआ था। इतनी पढ़ी लिखी लड़की आरसीएम करेगी, बेचने का काम करेगी, बोलने का काम करेगी, इतनी पढ़ी लिखी लड़की। क्यों मना करती थी मैं? क्योंकि मैंने होते हुए देखा नहीं। जब मैं आई न्यूयॉर्क से वापस से पढ़ के, कोविड का समय था, जब लोगों को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा था, लोगों को उनकी नौकरियों से निकाला जा रहा था, लोग बाग अपने फैमिली मेंबर्स को लूज कर रहे थे, उस समय मेरे पास 3 कंपनियों से ऑफर थे। 3 कंपनियों से ऑफर क्यों थे? क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत अच्छा जगह पढ़ के आई थी मैं। तो जब जैसे ही मैं इंडिया आई, सब लोगों ने बोला आप आइए हमारे यहाँ पे काम कीजिए, आइए आप हमारे लिए काम कीजिए, आइए 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 आइए। 3 कंपनी से ऑफर थे मेरे पास उस समय। जब लोगों को नौकरी से बाहर निकाला जा रहा था उस समय 3, बड़ी बात है ना। यस। जब 3 कंपनियों से ऑफर आए थे, एक दिन मैं रात में मेरे पापा के साथ सुबह में मेरे पापा के साथ चाय पी रही थी, और मैं मेरे पापा से जॉब सेलेक्ट करने के पीछे ऐसे बात कर रही थी कि पापा एक अच्छी नौकरी कैसी होती है, पापा मुझे बताओ। मैं एक अच्छी नौकरी करने जा रही हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमाने जा रही हूँ, प्लीज मुझे बताओ। कुछ लोगों के दिमाग में अभी है ना वो स्टोरी पीछे नहीं चल रही, उनके दिमाग में चल रहा है ये इतनी छोटी सी बच्ची 1 लाख रुपए। अरे होते हुए देखा नहीं तो पता नहीं, बिहार से बाहर निकलो, देखो क्या हो रहा है। आप में से बहुत सारे रिलेटिव्स के काम करते होंगे, बॉम्बे में करते होंगे ना, पूछना उनसे लड़कियां कितना आगे जा चुकी हैं, कितना। 1 लाख रुपए ये लड़की कमाती थी, 22 साल की उम्र थी मेरी, 22 साल, मात्र 22 साल। यहाँ पे लोग बाग 50 के हो जाते हैं ना, फिर भी 1 लाख नहीं कमा पाते। मैं 22 साल की लड़की 1 लाख रुपए कमाती थी। सपना नहीं होता क्या लोगों का? नहीं होता। कुछ लोग तो जब तरसते हैं 1 लाख रुपए कमाने के लिए, और मेरी पहली नौकरी 1 लाख रुपए, फिर मैं आरसीएम में क्या कर रही हूँ? पूछो अपने दिमाग से, पूछो अपने दिल से, क्या कर रही है अंजलि यहाँ पे? मैंने जब नौकरी करना चालू की ना, तो मैंने एज अ पब्लिसिस्ट काम करना चालू किया, एज अ पीआर एजेंट। पीआर का मतलब, आप सारे फिल्म वगैरह देखते हैं? देखते हैं? एक बार खड़ा करके, हाथ खड़ा करके बताओ कितने लोग फिल्म देखते हैं? ओहो, कितनी एजुकेटेड ऑडियंस है हमारे पास। वाह 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 वाह, आप सब लोग फिल्म देखते हैं, आप सब लोग फिल्म देखते हैं। तो अनिल कपूर का नाम सुना होगा? अनिल कपूर यहाँ पे आ जाए और बोल दे धीना धीन धा, और सब लोग नाचने लग जाओगे धीना धीन धा। शिल्पा शेट्टी आ जाए और अंकल आपका हाथ पकड़ के बैठ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये हंसा नहीं रही हूँ, ये मेरा काम था, काम। लोगों का सपना होता है बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पास चले जाना भी। मैं तो उनके साथ काम करती थी, उनके साथ पार्टी करती थी, उनके साथ खाना खाने जाती थी, दिन रात उनके साथ रहती थी। मैं उनको बताती कि कितना पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मेरा पब्लिसिस्ट का काम हुआ करता था। माने क्या ऐसा चीज बोले, आपको ऐसी क्या चीज दिखाए कि आप वो मूवी देखने चले जाए। अभी रिसेंटली कोई मूवी आई होगी जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मन में ज्वाला भरे होंगे, अरे ये मूवी देखने जानी है, मैंने सुना ये मूवी बहुत अच्छी है। कौन सी? सैयारा कोई आई ना मूवी, अरे बहुत अच्छी मूवी है, देखने जाएंगे, मैंने सुना। आपने सुना और आप देखने चले गए। आप तक वो बात पहुंचाने का काम मेरा हुआ करता था कि आप क्या देखेंगे, कि आप क्या देखेंगे और क्या सुनेंगे, कि आप डिसीजन बना लेंगे कि ये, जैसे अमिताभ बच्चन का नाम सुना है आप लोगों ने, राइट? अमिताभ बच्चन का जैसे ही नाम सुनते तो दिन में क्या आता है?
एंग्री यंग मैन। जैसे एंग्री यंग मैन बोलते तो आपके दिमाग में अमिताभ बच्चन आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पीआर ने आपको रटाया है कि जब भी एंग्री यंग मैन बोले तो मतलब अमिताभ बच्चन, दीनादीनता मतलब अनिल कपूर, देसी गर्ल मतलब प्रियंका चोपड़ा। समझ में आ रहा है मेरा काम कितना हसीन हुआ? तो तुम लोगों के साथ, फिल्मी सेलिब्रिटी के साथ रहना, घूमना लोगों का सपना होता है। और मैं 22 साल की लड़की अकेले बॉम्बे में ये सपना पूरा कर रही थी। बहुत मजा आ रहा था काम में, इतना मजा आ रहा था काम में कि मेरे को लग रहा था यार पापा का काम गया भाड़ में। पापा ऐसे कर सकते हैं क्या? पापा के काम में ऐसे सेलिब्रिटी आते हैं क्या? मुझे पता नहीं था कि पापा के काम में सेलिब्रिटी आते नहीं है, खुद सेलिब्रिटी होते हो आप। क्या अच्छा है सेलिब्रिटी के पीछे घूमना या खुद सेलिब्रिटी बनना? खुद सेलिब्रिटी बनना। मैं 1 लाख रुपए कमा रही थी, पर मेरे पापा के सामने कितना कमा रही थी? बहुत ज्यादा हो गया, ये भी बहुत ज्यादा। इतना करो, हाथ है आपके पास, करो इतना, करो 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 भैया, करो कितना, इतना करो ना भैया, करो इतना इतना। मेरी नौकरी में पैसा इतना, मेरे पापा के पास पैसा इतना, मेरी नौकरी में मेरी रिस्पेक्ट इतना, मेरे पापा की रिस्पेक्ट इतना। बाप रे, मैंने आरसीएम में अभी तक कुछ काम किया नहीं है, फिर भी आप लोग मुझे सुनने आ गए हो। काम तो मेरे पापा ने किया है, और काम मेरे पापा ने किया तो इसलिए आप लोग मुझे सुनने आ गए, क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन। आप लोग ढिंडोरा बजा सकते हैं, पीट पीट के बोल सकते हैं अंजलि कोठारी ने कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। अरे भाई, अंजलि कोठारी के पापा ने काम कर लिया, उसको अमर कर लिया, उसके आने वाली पीढ़ी को भी अमर कर दिया। तुम भी अपने बच्चों के लिए कर लो और कर हो जाएगी उनकी जिंदगी भी अमर। मुझे करने की जरूरत है क्या आरसीएम? No. जिसके पापा ने इतना कमा लिया, मेरे पापा की 25 लाख रुपए इनकम आती है आरसीएम से। उसकी लड़की को कभी आरसीएम करने की जरूरत है? आरसीएम भी छोड़ो, काम करने की जरूरत है? नहीं है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे आप सब लोगों की अपलाइन हूँ। आप सब लोग एज में मेरे से ज्यादा, उम्र में मेरे से ज्यादा, एक्सपीरियंस में मेरे से ज्यादा, फिर भी मैं आपकी अपलाइन। भाई, दुनिया का ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जिसमें आपसे ज्यादा दिमाग वाला आपके नीचे हो। सिर्फ आरसीएम ही एक ऐसा काम है जहाँ पे सारे डॉक्टर, आप इतने बड़े बड़े बूढ़े लोग मेरे नीचे। मेरे नीचे आप लोग अपने लिए काम कर रहे हो ना, मेरे लिए थोड़ी ना काम कर रहे हो। आप में से कोई से भी लोग, जितने भी रॉयल्टी टेक्निकल आप लोग हैं, अपने लिए काम कर रहे हो, मेरे पापा के लिए काम कर रहे हो। आपके दिमाग में तो ऐसा नहीं है कि मुकेश कोठारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर उनको हम काम नहीं करेंगे तो बेचारे खाएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है दिमाग में। आप तो अपने लिए काम कर रहे हो। जब जब आप अपने लिए काम करते हो तब तब मुझे इनकम आती रहेगी। पावर ऑफ नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग की पावर है। एक जॉब में कौन सी नेटवर्किंग की पावर होती है बताओ? आप जब जॉब करते हो तो आपका क्या नेटवर्क होता है? अगर आप प्लम्बर हो तो प्लम्बर का नेटवर्क, अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो तो कंस्ट्रक्शन का नेटवर्क, यही होता है। yes. आरसीएम में सब लोग, आप सब लोग पता नहीं कहाँ से आए, क्या क्या काम करते हैं, और आप सब लोग मेरे नीचे, आप सब लोग मेरा नेटवर्क। हमारे घर में कोई दादा नाना यहाँ पे पहुंचा नहीं था ना दादा, और मैं आ गई। पावर ऑफ नेटवर्किंग। मैं जब अपनी नौकरी कर रही थी ना तो पिसती थी, कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी मेरी नौकरी में। किस कौड़ी की रिस्पेक्ट?
मेरी बॉस मुझे बताती कब जाना है, कब खाना खाना है, कब क्या करना है, किसके साथ नाचना है, कब जाना है, कब सोना है, कब कितनी बजे उठ के वापस से जॉब पे पहुंच जाना है। कौन डिसाइड करता था मेरे लिए? बॉस। फिर से आओ मेरे साथ में, फिर से बोलो, आप अपने हाथ ऊंचे करो, हाथ ऊंचे करो। जॉब में इनकम इतना, आरसीएम में इनकम इतना, जॉब में रिस्पेक्ट इतना, आरसीएम में रिस्पेक्ट इतना। क्या मुझे क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हो आप लोग? मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी रिस्पेक्ट है ना मेरी। और जॉब में हर सब कुछ करने के बाद भी खोटी रिस्पेक्ट, 0/0। कोई सा भी जॉब बताओ जहां पे रिस्पेक्ट मिलती है, कोई सा भी जॉब, क्योंकि हर बॉस का एक बॉस होता है। एक बॉस दूसरे को पीटता है, दूसरे को नीचा पीटता है, दूसरा नीचे को पीटता है। सारे बॉस होते ही एक नंबर के खड़ूस कहीं के सारे। मेरी बॉस भी एक नंबर की खड़ूस। प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रियंका चोपड़ा का नाम सुना है? अरे भाई हाथ ऊंचा करो यार, अरे हाँ, कितनी है एजुकेटेड ऑडियंस है, वाह। प्रियंका चोपड़ा आजकल काम करती है अमेरिका में, यूएस में काम करती है, पर वो इंडिया आती रहती थी उस समय। जब वो इंडिया आती थी तो उसकी इंडिया की पीआर मैं हुआ करती थी, रेनड्रॉप मीडिया हैंडल करता था। बेटा थोड़ी देर के लिए चुप रहेगा। इंडियन ऑडियंस जो भी देखती थी वो मेरी आंखों के थ्रू देखती थी प्रियंका चोपड़ा के बारे में। आज के 2 साल पहले 1 मार्च 2023, अच्छे से याद है मुझे डेट, 1 मार्च 2023 प्रियंका चोपड़ा इंडिया आई थी। वो जब इंडिया आई थी तो मैं ऑब्वियसली उसके साथ गई, उसकी जो भी मीटिंग्स वगैरह थी उसके साथ में थी। मेरी बॉस ने मुझे बोला कि बहुत सालों बाद आ रही है, बहुत महीनों बाद आ रही है और एक बड़े इवेंट के लिए आ रही है। बड़े इवेंट के लिए तैयारी भी खतरनाक होनी चाहिए, बहुत सारे मीडिया वाले बैठेंगे। प्रियंका चोपड़ा हर कुछ ही बोल देगी तो हर कुछ ही लिख देंगे मीडिया वाले उसके बारे में। तो तू बेटा अंजलि ऐसा कर, प्रियंका चोपड़ा को एक स्क्रिप्ट दे दे, एक स्क्रिप्ट दे दे प्रियंका चोपड़ा को और बोल, इससे देख देख के बोल रहा। मैंने प्रियंका चोपड़ा को स्क्रिप्ट दे दी। प्रियंका चोपड़ा स्टेज पे आई, बोलने लगी बड़ 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 करते करते उसने कुछ ऐसा बोल दिया जो उसको नहीं बोलना था। जब उसने हर कुछ ही बोल दिया तो क्योंकि बड़ा इवेंट था, मेरी बॉस भी मेरे पास बैठी हुई थी मेरे साथ में ऑडियंस में, मेरी तरफ टर्न हुई और चिल्ला के बोलने लगी, ए अंजलि कोठारी तेरा दिमाग खराब है, तेरा क्या पागल हो गई है क्या? मैंने तेरे को बोला था प्रियंका चोपड़ा को समझाना, हर कुछ ही मत बोलना, जो भी बोलना है स्क्रिप्ट से बोलना, और उसने हर कुछ ही बोल दिया। ये तेरी गलती है, मैं तेरे को जॉब से मेरी मिस्टेक भी नहीं थी। मैं दिमाग के अंदर सोच रही थी यार प्रियंका चोपड़ा का खुद का मुंह है, वो जो बोलना चाहिए बोल सकती है। मैं कितना ही एक इंसान को रोक सकती हूँ, कितना रोकूंगी एक इंसान को? जो प्रियंका चोपड़ा बोलना चाहती है वो बोलेगी, मेरे कंट्रोल में क्या है वो मैंने उसको पहले ही बोल दिया। जो मेरी मिस्टेक भी नहीं है उसके लिए मेरी बॉस ने मुझे इतना रुलाया, मुझे अच्छे से याद है मेरी शक्ल उस दिन, मैं रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई, बहुत रोई, इतना रोई कि मैंने खाना भी नहीं खाया। 12 o'clock डिनर खत्म, 12 o'clock क्या इवेंट खत्म हुआ था तो मैं किसी रेस्टोरेंट में पास में खाना खाने गई थी और मम्मी पापा मेरे साथ ही क्यों? अभी तक आपको उस अंजलि कोठारी की बातें सुना रही हूँ, कहानी सुना रही हूँ जो अंजलि कोठारी आरसीएम नहीं करना चाहती। मेरे पापा ने एक चीज मेरे साथ की, बस एक चीज मेरे साथ की, उन्होंने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया आरसीएम करने के लिए, कभी भी नहीं। एक बार भी मुझे मेरे पापा ने नहीं बोला कि अंजलि तेरे को आरसीएम ही करना है, एक भी बार नहीं। मेरे पापा ने बस एक चीज की, रोज मेरे को बताते रहते थे कि देख तेरी लाइफ ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी, तू ऐसे करती है मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ तू ऐसे करती है।
यहाँ पे आप सब लोग गलती करना चालू कर देते हैं। आपको जिस तरह से आरसीएम समझ में आया ना, उस तरह से आरसीएम आप सब लोगों को समझाते हैं। मुझे आटा दाल चावल समझ में आया तो मैं सबको आटा दाल चावल समझाऊंगा। आरसीएम का आटा दाल चावल, आटा दाल चावल, आटा दाल चावल, आटा दाल चावल, आटा दाल चावल। अगर आप मेरे पास आए, मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मेरे बच्चे नहीं है, हस्बैंड मेरा है नहीं, मुझे आटा दाल चावल कभी समझ में आएगा क्या आरसीएम का? और आप क्या कर रहे हो? सबको वही चीज चिपकाए जा रहे हो जो आपको समझ में है। मुकेश कोठारी को आरसीएम क्यों समझ में आया? पैसों के लिए। बट जिस लड़की का पालन पोषण ही पैसों में हुआ है, उसको कभी पैसा समझ में आएगा? नहीं। अगर मेरे पापा भी मेरे को पैसे ही समझाते रहते तो मैं आरसीएम में आती ही नहीं। जिसको जिस तरह से समझना है उस तरह से आरसीएम समझाना पड़ेगा। और मेरे पापा को पता था इसको आरसीएम लाइफस्टाइल से समझ में आएगा, क्योंकि इसलिए तो वो कन्वर्ट करते थे बार बार, इसलिए तो वो बार बार मेरे को बोलते रहते थे, तेरी लाइफ ऐसी, मेरी लाइफ ऐसी, तेरे जॉब में ऐसा, मेरे काम में ऐसा। आ गया था वो दिन जिस दिन मैंने रोया, बहुत रोई। आप लोग अभी, आपके दिमाग में इस लड़की की शायद रोते हुए इमेज बहुत ज्यादा फनी है आपके दिमाग में, पर सोचो इस लड़की के बारे में जो पूरे रात भर काम करती थी, रात भर। सारे होते ही मूवी सेलिब्रिटी उल्लू, रात में जगते हैं। मैं घर से सुबह 8:30 बजे निकलती थी, रोज घर पे 4-3 बजे सुबह आती थी। आप सोचो ना, अपने बच्चे को रखो, अपने जैसे एक लड़के को रखो, मेरे जैसे एक लड़की को रखो मेरी जगह, और सोचो जरा कितनी तरस आएगी आपको उस लड़की के ऊपर। करने नहीं दोगे उस लड़की को आप काम, और मैं तो उल्टा लड़की। मेरे पापा बार बार ऐसा मन में सोचते थे कि क्या नौबत आ रही है तेरी, क्यों कर रही है? आप भी अपने बच्चे को यही बोलेंगे, क्यों कर रहा है बेटा ऐसा काम, क्यों कर रहा है जिसमें तेरा जान निकल गया पूरा, क्यों कर रहा है ऐसा काम? उस लड़की को जिसको लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम है, उसको तो लाइफस्टाइल ही समझ में आएगी ना आरसीएम की। मैं जब भी काम करती थी, मेरे पापा ने कभी भी कंपैरिजन करना नहीं रोका। आ गया था वो टाइम जब मैं रोई, बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि मेरे पापा ने मेरे सामने कंपैरिजन कर दिया था। मेरे दिमाग में सबसे पहले जब नौकरी छोड़ने का ख्याल आया तो मेरे दिमाग में क्या आया? तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन सा इंसान कहाँ तक पहुँच जाता है अगर कंटिन्यूसली उसके सामने जाते रहोगे। एक फोन घुमाया रोते रोते पापा को, पापा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी मिस्टेक नहीं थी, फिर भी मेरे बॉस ने मुझे इतना रुला दिया, मैं क्या करूं, मेरे को बहुत रोना आ रहा है, मेरे को खाना भी खाने का टाइम नहीं मिलता, मेरे को किसी चीज का टाइम नहीं है, मैं पैसे कमा रही हूँ पर आपके जितने नहीं कमा रही हूँ पापा, मैं क्यों कर रही हूँ ये काम, मैं क्या आरसीएम कर सकती हूँ? क्या बोलने की जरूरत है? और पापा का काम डन। जिस लड़की को कभी फोर्स भी नहीं किया मेरे पापा ने, उस लड़की को आरसीएम में एंट्री दिला दी। क्यों? क्योंकि हर इंसान को समझने का, हर इंसान के समझने का तरीका अलग होता है। आप महिला हो तो महिला को समझ में आएगा आटा दाल चावल। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूं तो मुझे समझ में आएगा न्यूट्रीचार्ज वुमन गामा और इज नॉट। जो बेरोजगार है उसको क्या समझ में आएगा? पैसा। बहुत बड़ी घने थे क्या ये? घने थे बहुत ज्यादा बड़ी। फिर से आओ मेरे साथ, करो हाथ ऐसे, सब लोग करो हाथ ऐसे।
नौकरी में पैसा इतना इतना, आरसीएम में पैसा इतना, नौकरी में रिस्पेक्ट इतना, आरसीएम में रिस्पेक्ट इतना। अब कॉन्टेक्स्ट मिल गया है आपको आपकी बातों का। और मैंने तो पैसे कमाने वाली बात भी नहीं की, क्योंकि पैसा कमाया नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकती कि आरसीएम में पैसे कैसे कमाते हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ कि आरसीएम की वजह से आप और आपकी आने वाली पीढ़ी मेरे जैसी दिखेगी, मेरी जैसी कामयाब दिखेगी। सच्ची में मेरी आंखों में वो तकलीफ देख सकते हैं आप। मुझे शर्म आती है अपने आप के ऊपर कि क्यों मैंने पहले आरसीएम में आने का नहीं सोचा, क्यों मैं दुनिया में ही घूमी हुई थी, क्यों मैं दुनिया की बातें ही सोच रही थी। फिर क्या जैसे ही समझ में आया तो भूल गई दुनिया क्या बोल रही है, क्योंकि मुझे मेरे मतलब की चीज मिल गई। आप जब लोगों के पास जाते हो, आपको आरसीएम समझ में आ गया, आपने सामने वाले को भी वही समझ में समझा दिया जिस तरह से आपको समझ में आया। नतीजा क्या हुआ? आपको एक ही तरह का इंसान मिलता जाएगा। बट आरसीएम क्या एक ही तरीके के इंसान का काम है? नहीं, ये हर उस इंसान के लिए काम है जिस भी कैटेगरी के हो आप। जो भी चाहते हो आप वो कर सकते हो। आपको रिटेलर बनना है रिटेलर बनो, आपको कंज्यूमर बनना है कंज्यूमर बनो, आपको नेटवर्कर बनना है नेटवर्कर बनो, आपके हाथ के ऊपर है। पर अगर आप सबको एक ही चीज समझाते जाओगे तो क्या आपको सारे लोग मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। दो मार्च 2023 मैंने मेरे पापा को बोला था कि मैं आरसीएम करूंगी। सुबह उठ के ऐसा लगा, हाय राम मैं आरसीएम करूंगी, हाय राम। अपने आप के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था यार क्या हड़बड़ी में मैंने हर कुछ ही बोल दिया। पर क्या हुआ, मेरे पापा को पता था एक बार ये हाथ में आ गई अब इसको छोड़ना नहीं, एक बार ये हाथ में आ गई इसको अब छोड़ूंगा तो ये कभी नहीं आएगी। यहाँ पे जितने भी लोगों को जबरदस्ती बैठा रखा हुआ है, मैं आपकी सबकी जगह थी और आपके चेहरे देख के मैं बता सकती हूँ कौन जबरदस्ती बैठा हुआ है, क्योंकि आपकी जगह मैं थी, आपकी जगह मैं थी। शक्ल देख के बता लेती हूँ, टाइम नहीं लगता ज्यादा। जबरदस्ती 17 मार्च 2023 को मेरे पापा ने अपनी मीटिंग में बैठा दिया। समय देखो, 1 मार्च 2 मार्च को मैंने मेरे पापा को बोला और 17 मार्च बॉम्बे नाला सुपारा में मेरी पापा की मीटिंग। छुट्टी नहीं मिल रही थी मुझे, मेरी कंपनी से मेरे को छुट्टी नहीं मिली तो मैं कैसे भी एक्सक्यूज बना के मेरे पापा की मीटिंग में गई। सब लोग हल्ला कर रहे, जय आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम। मैंने बोला जहां से भाग रही थी वहीं पे जाके गिर गई। क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे ये तो पता चल गया था कि आरसीएम में मिलेगा क्या, बट आरसीएम की वैल्यू अभी तक समझ में नहीं आई। ये दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सुनाओ वो जो उसको सुनना है और वैल्यू बताओ वो जो जिसमें उसको वैल्यू दिखेगी। मैं गई, लोग बाग चिल्ला रहे, मेरा दिमाग खराब, मैंने बोल लिया यार मेरे को आरसीएम नहीं करना। दिमाग में सोच रही हूँ मैं कि कैसे एक कान से सुने दूसरे कान से निकाले। आप लोग भी यही कर रहे, एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल, क्योंकि वैल्यू नहीं पता। मीटिंग खत्म हुई, अभी जैसे लड़कियां सारी लेडीज आके फोटो वगैरह ले रही थी, मीटिंग खत्म हुई, सब लोग आए मेरे साथ फोटो लेने। फोटो जब लेने आए तो उनमें से एक लड़की मेरे को अभी तक याद है,
वो एक लड़की आई मेरे पास और मेरे को बोली, दीदी आपकी लाइफ कितनी अच्छी है यार, दीदी मेरे को आपकी भी तरह लाइफ जीनी, दीदी मेरे को भी घर वाले काश आपकी तरह पढ़ने दे, मेरे को भी काश घर वाले मेरे आप जैसा काम करते हैं वैसे करने दे, दीदी मेरे को भी वही फ्रीडम चाहिए जो आपके पास है। दिमाग में वैल्यू मिली, एक झटका लगा कि आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, जो भी कर सकती हूँ, जितना पढ़ सकती हूँ, जितना जा सकती हूँ, नवादा आके बात कर सकती हूँ, राम रतन जी मेरे से बात करते हैं, आप सब लोग मेरी डाउनलाइन, वो किस लिए? आरसीएम की वजह से ही तो है, नहीं तो क्यों मैं यहाँ पे, मेरा तो वजूद भी नहीं है। मैं जैसी भी हूँ वो आरसीएम की वजह से हूँ। और मैंने आपको यहाँ पे आते ही पहले पूछा कैसी दिख रही हूँ? अच्छी दिख रही थी ना? अच्छी दिख रही हूँ? यस। कर लो फिर। अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ और अपनी आंखों के ऊपर भरोसा है, कानों के ऊपर भरोसा है, तो कर लो। ये लड़की जो आपके सामने दिख रही है अच्छी तो दिख रही है आपको, और क्या प्रूफ चाहिए? क्या चाहिए और? मैं जब नौकरी कर रही थी ना, नहीं पता था, नहीं था अंदाज कि ये नौकरी मेरी कहाँ चली जाएगी एक दिन। मेरी नौकरी का सिर्फ छोटा सा पार्ट जो था ना, वो एक कंप्यूटर करने लगा था। मेरा काम हुआ करता था, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप लोग जितने भी आर्टिकल्स वगैरह सुनते हैं, पढ़ते हैं, आर्टिकल्स लिखने का काम हुआ करता था मेरा। आर्टिकल्स जो भी आप पढ़ रहे हैं वो लिखने का काम। एक चैट जीपीटी आया, उसने मेरी नौकरी का आधा काम करना चालू कर दिया। एक एआई आया, एक एआई, और ये आज के 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, और आज तो 2 साल बाद एआई क्या क्या काम कर रहा है आप सब लोगों को पता है। क्या ऐसा काम नहीं है जो एआई नहीं कर सकता? ऐसा कोई सा भी काम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, लगन लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो सारे काम एआई करना कर चुका है। मेरी बहनें बोलती मेरा काम तो एआई कभी नहीं कर सकता। अरे भाई, खाना बनाने वाला आ गया है एआई रोबोट, इनको तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी नौकरी का छोटा सा पार्ट एक कंप्यूटर करने लग गया था। समझ में आ गया नौकरी हर कहीं चली जाएगी, पर मेरे पापा का काम शायद सेफ है। कैसे पता लगाया? सुनो, कैसे पता लगाया? दुनिया में 2 चीज़ें होती है, एक चीज़ जो सेंस बनाती है, दूसरी चीज़ जो सेंस नहीं बनाती, जिसको बोलते हैं नॉन सेंस। समझ में आ रही? सेंस और नॉन सेंस। कंप्यूटर वही काम कर सकता है जिस चीज़ में सेंस बनता है। माने अगर 2 + 2 बोलोगे तो कंप्यूटर क्या बोलेगा? 4। पर अगर मैं मजाक के मूड में हूँ और मुझे सुनना है 22, 2 + 2 होता है 22, तो कंप्यूटर को कभी मेरे इमोशन समझ में आएंगे क्या? नहीं। जब भी आप लोगों के साथ काम करते हो तो लोगों के अंदर इमोशंस होते हैं। गुलाब जामुन बहुत अच्छा होता है, पर आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है। इस बात में कोई सेंस है? नहीं। कंप्यूटर तो क्या बोलेगा? गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, अरे पर मुझे अच्छा नहीं लगता, इस बात में कोई सेंस है ही नहीं। जब भी आप लोगों के साथ काम करते हो तब इमोशंस के साथ काम करते हो, और इमोशंस को कभी कोई एआई कर ही नहीं सकता। आरसीएम का काम क्या है? लोगों से बात करने का काम। ए बहन, तेरे घर पे ऐसी तकलीफ चल रही है, ले ना, तेरे को अगर पीरियड्स की इशू है तो ले, न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले। कभी देखा है, सुना है रोबोट को गली गली जाते हुए घर की बात करते हुए, मन की बात करते हुए देखा है कभी किसी कंप्यूटर को? नहीं। मैं तो मेरे काम की बात कर रही हूँ। आपके सारे काम आएगी, अभी गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं आप लोगों के, सॉरी गवर्नमेंट बोलेगी मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, हम तुम्हें बेरोजगारी से हटा देंगे। अरे भाई, है ही नहीं नौकरी देने के लिए, सारी तो एआई कर रही है। मेरे अच्छे अच्छे दोस्त जो सिलिकॉन वैली में काम करते थे, उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया बाहर। क्या करोगे?
किसी भी जॉब में, किसी भी नौकरी में और किसी भी काम में, आपका अगर खुद का भी काम है तो उसमें भी फ्यूचर नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक काम है जो आपको फ्यूचरिस्टिक गोल देती है, फ्यूचरिस्टिक काम देती है, और यही एक ऐसा काम है जो कभी कोई एआई आपके हाथ से कभी भी नहीं। सिक्योरिटी। अब फिर से आओ मेरे साथ, करो ऐसे, फिर से करो। जॉब में इनकम इतनी, आरसीएम में इनकम इतनी, जॉब में रिस्पेक्ट, इतनी, आरसीएम में रिस्पेक्ट, इतना, जॉब में सिक्योरिटी, इतनी, आरसीएम में सिक्योरिटी। इतना। आया कुछ कुछ समझ में? यस, मन में हलचल हो रही कि नहीं हो रही? थोड़ी मन को कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? ताली नहीं बजनी चाहिए।